अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी नशियात मेरा घर मेरी जन्नत के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और आज की ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रही हैं एंकर करंट अफेयर्स मशल बुखारी। नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले हम दो तीन चीज़ें हैं जिस पर बात करना चाहेंगे। एक तो बेरोज़गार अफराद के लिए वज़ीर आज़म एमरजेंसी प्रोग्राम का बाकायदा आज आगाज़ होने जा रहा है। ऐसे अफराद जो कि कोरोना वायरस की वजह से जिनके कारोबार को नुकसान पहुँचा है या फिर रोज़मर्रा मालूमाती ज़िंदगी जो है उनके वो मुतासर हुए हैं, उनको हुकूमत की जानिब से रकूम जो है वो फ्राहम की जाएंगी। तो ये बहुत ही अहम मनसूबा है। साथ ही साथ टाइगर फोर्स के हवाले से भी हम कुछ बात करना चाहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इसको फाल कर दिया गया है और जिन अजला में अभी फाल नहीं किया गया उनमें इस वक्त इनको फाल करने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया को भरपूर ताउन फ्राहम करेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम करेगी, जिला इंतजामिया पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। और जिन इलाकों में इस वक्त हम देखते हैं कि शॉपिंग मॉल्स खोलने की आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दे दी है, तकरीबन मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स जो है वो अब खुल जाएंगे, तो वहां पर भी इस फोर्स से काम लिया जाएगा। इस हवाले से जो है वज़ीर आला पंजाब के साथ कल मुलाकात भी हुई थी उस्मान डार की, और उस मुलाकात में भी बहुत सी अहम चीजें जो थी वो तय कर ली गई थी। इसके अलावा एक और अहम मसला है वो है ट्रांसपोर्ट का, और ये मामला काफी हद तक हम खुशखबरी अपने नाज़रीन को दे रहे थे कि भाई ट्रांसपोर्ट अब खुल जाएगी। ईद से पहले जो लोग बहुत से अपने घरों को जाना चाहते हैं वो अब जाएंगे, लेकिन ये मामला अब कुछ तातुल का मिशल शिकार हो गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो हुकूमत के SOPs मानने को तैयार नहीं है और कुछ लचक का मुजाहिरा भी नहीं कर रहे। लेकिन मुज़ाकरात अभी हो जाता उतना बेहतर था, क्योंकि ज़ाहिर है ईद करीब है और अब तो बहुत थोड़े दिन रह गए। लेकिन होता यह है कि इस वक्त चाहे जितना भी जल्दी करें, दिन तो यही है ट्रैवल करने के, अपने अपने शहरों में लोगों ने जाना होता है। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लोड होता है, वो लोगों का जो इतना ज्यादा जमे गफीर होता है, जाहिर है वो सब अपने घरों को जा रहे होते हैं। सो इट्स बेटर कि इस मरतबा अगर लोग कोशिश करें कि बजाय इसके कि इस दफा वो वापस घरों को जाए, अगर ईद यहीं पे स्पेंड कर ली जाए, क्योंकि जाहिर है हालात जो हैं वो कोई नॉर्मल तो है नहीं, ये बड़े गैर मामूली हालात है और इसमें अपने आप को और फिर अपने घर वालों को बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूंकि ये मौका ऐसा होता है कि सबकी ख्वाहिश होती है कि अपने घर वालों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो ये वक्त गुजारा जाए। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जी, उस्मान सईद बसरा साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब गवर्नमेंट के। सर आपका बहुत शुक्रिया। और आमिर दुरानी साहब माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बसरा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल अगर हम देखें तो केसेस की तादाद बढ़ रही है, फिर टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो कैपेसिटी कम है, जो टेस्ट आ रहे हैं उसमें भी कन्फ्यूजन है कि एक ही शख्स का टेस्ट जो है वो दो जगहों से कराया गया तो वो मुख्तलिफ टेस्ट का रिजल्ट आया, या अगर एक मरतबा कराया तो कुछ और आया, दूसरी मरतबा कराया तो कुछ और आया। तो ये सूरत हाल इतनी वाज़ेह नहीं है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने लोग हो सकते हैं जो मुतासर हों। एक तो मैं चाहूंगी कि काइंडली आप पंजाब के हवाले से जरा कंफर्म कर दीजिए कि अब तादाद जो है वो कितनी हो गई है और ये कर्व अभी कितना ऊपर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि कोरोना के अफरेज से आज पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया और कमोबेश 192 के करीब ममालिक हैं जो कोरोना से बड़ी शिद्दत से या थोड़ी कम शिद्दत से इससे मुतासिर हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये दुनिया में जो ये वायरस का इसका जो फैलाव हुआ ये तो हुआ चाइना से। पाकिस्तान के एक तरफ एक हमसाया में चाइना है यानी चीन है, एक तरफ जहां पूरी शिद्दत से इसने हमला किया वो ईरान है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह का है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना के हमले के बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो अमवात हैं और जो मुतासरीन हैं कोरोना के उनकी तादाद बहुत कम रही थी। तो तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह का है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है या उनके साथ उनकी टीम है, सूबे के अंदर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार हैं और उनकी टीम है, आखिर गवर्नमेंट ने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, कोई प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए हैं, तभी तो ये जो नंबर्स हैं वो इतना लो है। अभी जो आपने बात की कि लोग तनकीद कर रहे हैं जी टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से, देखिए टेलीविजन का जो सही काम है और जो अखबारात का, जरायद का, जर्नलिज्म का, ख्वाह वो इलेक्ट्रॉनिक की जर्नलिज्म है या ख्वाह वो कलम का। सब ये बताएगा पंजाब की कैपेसिटी इस वक्त कितनी है टेस्टिंग की? देखिए, अभी पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 पर डे टेस्ट करने की कैपेसिटी को अटेन किया है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि असल में जो बात लोगों को बताने की समझाने की हुई है कि देखिए मैसिव टेस्टिंग जो है इसको WHO भी रिकमेंड नहीं करता
और ये वुहान जहां से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है चाइना का इससे लड़ने के लिए वुहान के अंदर, वो भी इसमें मैसिव टेस्टिंग को कोई रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पे सियासी जमातों के लोग टेलीविजन पे आके बैठते हैं, एक तो वो नाबल्द हैं, वो उन्होंने बिल्कुल कोरोना और इसके मामला को ना पढ़ा है ना सही से सुना है, सब सोशल मीडिया से देख के टेलीविजन पे आके लोगों को डिसरे करते हैं। लेकिन तरीकाकार तो यही है ना बसर साहब, मतलब टेस्टिंग से ही पता चलेगा कि क्या हालात हैं, सिचुएशन किस तरफ जा रही है। मतलब अगर ये टेस्ट ही नहीं होंगे तो फिर पता कैसे चलेगा सूरत हाल का? फिर आप उसको मैंने टेस्ट ये कहा, टेस्ट मैंने कहा मैसिव टेस्टिंग जो है इसको WHO ने मना किया है, इसकी रैंडम टेस्टिंग या ग्रुप लेकिन बसरा साहब, अगर हम जर्मनी की एग्जांपल को सामने रखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि केसेस भी कम है, जर्मनी इसका मुकाबला करने में भी कामयाब रहा, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो मुश्किलात का शिकार हुए। तो जर्मनी का यही फॉर्मूला था कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए गए, लोगों की तादाद जो है वो मालूम की गई और उसके बाद अब सूरत हाल खासी बेहतर नजर आती है वहां पर। देखिए मैं आपको बताऊं कि 192 ममालिक में, जहां मैंने आपकी जब अर्ज किया कि कोरोना का बड़ी शिद्दत के साथ और निस्बतन कम शिद्दत के साथ हमला रहा, लेकिन तमाम ममालिक ने आज इस साल से पहले तो कभी किसी को दुनिया में कोरोना नाम के अफरेज का पता नहीं था। हर मुल्क ने कोरोना से निपटने की अपनी एक स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है और वो उसमें कुछ हद तक सक्सेसफुल रहे हैं, कुछ लोग उसमें नाकाम रहे हैं। देखिए इसमें पाकिस्तान की हुकूमत और आपके प्राइम मिनिस्टर ने जिस विजन से और जिस जबरदस्त प्रीएम्प्टिवली इस के ऊपर आए हैं, आप नंबर्स को उठा के देख लें, आपके पूरे रीजन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के मुकाबले में भी हमारे नंबर्स कम हैं। मैं अगेन कहूंगा कि तमाम शुक्र अल्लाह का है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके अंदर काम किया। आप जर्मनी के मॉडल की बात कर रहे हैं, देखिए जर्मनी के साथ आप देखिए यूरोप के अंदर बरतानिया में किस शिद्दत से कितनी हलाकतें हुई हैं। जर्मनी के मॉडल के ऊपर मैं इसकी बात नहीं करूंगा कि मेरी उसके ऊपर पूरी तरह ग्रिप नहीं है, जो मुझे पता नहीं इसमें मैं बात कर नहीं सकता। पाकिस्तान के हद तक मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 20,000 टेस्ट करने की एक दिन में कैपेसिटी अटेन की है और हम उसमें जो है ग्रुप टेस्टिंग का आगाज जो है 3-4 दिन से हम ग्रुप टेस्टिंग कर रहे हैं, हम रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हम ये तो बस साहब टेस्टिंग की बात हो गई। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज हैं जिसके हवाले से मैं आपसे जरूर बात करूंगी। अभी बढ़ते हैं दुरानी साहब की तरफ। दुरानी साहब, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये हालात जो हैं ये हो सकता है इन्हीं हालात के साथ ही हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़े और कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक ये सूरत हाल रहेगी। तो उसमें जो इकॉनमी के मामलात हैं, अब उसको ज़ाहिर है हमें ज़िंदगी को नॉर्मलाइज तो करना है, इसको हम एक न्यू नॉर्मल कह लें, इसी सिचुएशन के साथ हमें जिंदा रहना है और इसी तरह से हमें वक्त गुजारना है क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो इक़दामात गवर्नमेंट उठा रही है, या पूरी दुनिया में अब लॉकडाउन खुल रहे हैं, बिजनेसेस दोबारा से जो है उनका आगाज हो रहा है, इसके अंदर मजीद ऐसे क्या इक़दामात हैं जो आप सजेस्ट करते हैं जिन पे गौर होना चाहिए, जिनके ऊपर बहस होनी चाहिए कि उनको अडॉप्ट किया जाए और एक न्यू नॉर्मल जो है उसकी तरफ जो है हम दोबारा जाएं इस कोरोना के साथ साथ पैरेलल? जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो मैं 2 चीजें जरा क्लियर कर देना चाहता हूँ इसी सवाल के ज़मीन में। वो ये कि देखिए अभी बात आपने शुरू में की जिसका मईशत से ताल्लुक है कि हमने ट्रांसपोर्ट नहीं खोली है, तो ईद आ रही है। अब देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करूंगा। हम लोग चूंकि बहुत चाइना इन्फैचुएटेड मुल्क हैं, तो मैं उसी के लोगों को प्ली करता हूँ कि आप जरा सोचिए कि चाइना का न्यू ईयर था और चाइना के न्यू ईयर में दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत होती है, अगर उसको आप हिजरत बोलते हैं, टू गो बैक। जितने मिलियन लोग, 600 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, तो उन्होंने उसको नहीं होने दिया। क्योंकि तो हम क्या अपने मुल्क में ईद की वजह से ये इस तरह की प्ली लेना कि लोगों ने बेचारों ने घर जाना है, ये करना है, तो ये वो टाइम नहीं है बेचारगी का, ये टाइम है सोचने का और ऐसे इकदाम लेने का जिसमें थोड़ी सी रैशनल और बंदा और हुकूमत को लीडरशिप इसमें दिखानी है। तो मेरा ख्याल में सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसका ताल्लुक डायरेक्टली मईशत से हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि मईशत के बेहतर होने में या हमें क्या और इक़दाम लेने चाहिए, उसमें पहला तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने जो ये डिबेट कर रहे हैं हम इस वक्त कि कौन बेहतर है, जर्मनी या स्वीडन या यूके या पाकिस्तान, तो मैं इसमें भी इल्तिजा यही करूंगा कि देखिए बेहतर होना इस वक्त डज नॉट इम्प्लाई कि उनके लिए जो आइंदा क्या होगा। हमें ये नहीं पता कि क्या जर्मनी ने इस वक्त जो उनकी जो रीजन है जिसकी वजह से आपको उनका मोर्टेलिटी रेट कम नजर आ रहा है, कि वहां पे उनके जो प्राइवेट लैब्स थे, उन्होंने खुद फ्री टेस्टिंग ऑफर की और सिटीजन्स को इनकरेज किया।
कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कोरिया में हुई, तो बेहतर हमें ये नहीं लेकिन पता कि क्या दूसरा रेला इसका आएगा इस पेंडेमिक का। तो ये दो चीजें जरा प्लीज जहन में रख लें कि ये इस वक्त कह देना कि फलाना अच्छा है फलाना नहीं अच्छा है, ये बिल्कुल गलत बात है मेरी नजर में। मेरे ख्याल में इस वक्त हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि कौन किस हालत में होगा आज से 1 साल बाद। इसको हाल अपने पेश नजर रखते हुए मेरा जाती ख्याल है कि ये जो इस वक्त वजीर आजम ने जो एक कदम लिया है, जो कि बेसिकली आई थिंक 2 हफ्ते पहले हमाद अजहर साहब ने इस पे रोशनी डाली थी कि सिर्फ एहसास के थ्रू गरीबों को पैसे देने से अलावा बहुत सा हमारा डेली वेजर तबका है जिसकी तादाद कोई 20 मिलियन के करीब पहुंचनी जाएगी, जो अलावा अजीम है उनके जिनको हम ऑलरेडी एहसास में कवर हैं, उनके लिए हमें पैसे देने। तो ये इकदाम सब अच्छे हैं, लेकिन ये हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसमें दो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला ये कि पाकिस्तान की मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हम ये हैंड आउट्स देते जाएं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, रेवेन्यू जमा नहीं हुआ, टैक्स की मद में जो ऑयल से हमें रिलीफ मिलना था वो चूंकि नकलो अमल कम हो गई उसकी वजह से हमें उसमें थोड़ा सा कम जमा हुआ। तो इस वजह जो सबसे जरूरी चीज मेरे ख्याल में फ्यूचर में करने की है, और उसके लिए हम बजट को बहुत गौर से वेट कर रहे हैं इस बजट के लिए कि क्या हुकूमत अपना खर्चा कम करती है या नहीं। मेरी उससे मुराद है कि हुकूमत की जो बेतहाशा मशीनरी है और जो हमने बेतहाशा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और मंसूबे शुरू किए, क्या हम इस बजट में उनको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं और अपनी फोकस जो है वो छोटे और छोटी बिजनेसेस को रिलीफ देने और हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर्स के अंदर और आईटी के सेक्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक विजनरी बजट होगा। बिल्कुल आपने आमिर दुरानी साहब, यकीनन बजट के हवाले से अवाम की भी बहुत सी तवक्कुआत हैं, जो कारोबारी हजरात हैं उनकी भी हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया ही इस वक्त एक इक्तिसादी बहरान का शिकार हमें नजर आती है। ऐसे में जो बड़े ममालिक हैं, जो बैनुल अक़वामी बिरादरी है, उनकी जानिब से भी पाकिस्तान को वो मदद या इमदाद नहीं मिल पाई जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। हमें अपने वसाइल को ही इस्तेमाल करते हुए कोरोना से निमटना है। पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो कैसे इससे निमट सकते हैं? इलाकाई सतह पर किन इकदाम की हम तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ फोरम्स हैं, उन फोरम्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? जी देखिए, इलाकाई सतह पे आपने बहुत अच्छी की, तो सबसे पहले चीन जो हमारा आयरन ब्रदर कहते हैं हमें, तो उसकी तरफ आते हैं। देखिए, इस वक्त हमारा बहुत सारा कर्जा चीन से मुंसलिक है जो कि ड्यू हो रहा है, और ये बहुत सारा कर्जा वो है जो सीपेक की मद में हमारे पास आया है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे पहले कि चीन हमें उस पर रिलीफ देगा। ना सिर्फ रिलीफ का मतलब ये नहीं कि वो उसको किक डाउन कर देगा, कि डिफर कर देगा कि चलो आज नहीं दो हमें, आज के कुछ अरसे बाद दो, और उस पर हमें उनसे और बरात की जरूरत है, जिसके लिए हमें उनके साथ हैंडलिंग करने की जरूरत है। हैंडलिंग से मुराद है कि हमें एक बड़ी फाइन निगोशिएशंस चाहिए। तो ये तो पहला है। दूसरा आ जाता है कि जो हमारे इलाकाई जो हमने देखा है कि बहुत से एरियाज में हमें फूड शॉर्टेजेस काफी ममालिक को लग रहा है कि फ्यूचर में आने वाली है। तो हम अपनी पैदावार, क्योंकि पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत रहा है और है कि हम अपनी ब्रेड बास्केट खुद है, तो हमने दूसरा स्टेप ये देखना है कि किस तरह हम अपने एग्रीकल्चर के शोबे को अब थोड़ा सा अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ उसको लेके जाएं और लोकल सप्लाई चेन्स को कैसे बेहतर करें। और तीसरी चीज जो मेरे ख्याल में टॉप पे आ रही है, वो मैं फिर वहीं पे आ जाता हूं कि हमें अब ये देखना होगा कि हमने आईटी, आपको ये हैरानगी होगी कि वैसे पिछले दिनों हमारी एक्सपोर्ट्स तो गिनी है, लेकिन हमारी सर्विसेज और आईटी की जो सर्विसेज है उसमें कदरे इम्प्रूवमेंट आई है। उसकी खास वजह, जिस तरह अभी मैं और आप स्काइप पे बैठे हुए, तो वो चीजें जो पहले हम नकलो अमल से करते थे अब हम डिजिटल पे आ गए, तो ऑब्वियसली उसकी जो कंसिडरेशन है ग्रोथ ज्यादा होगी। तो हमने ये देखना है कि हम इस डिजिटल को और अपनी जो हमारा एम्प्लॉयमेंट लॉस हो रहा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में, इन दोनों को कैसे आपस में बाहम करते हैं, और इसके बारे में हम फिर इलाकाई सतह पे और ग्लोबल सतह पे हम कैसे अपने जो ट्रेडिशनल जो हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं वहां पे यही आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स के लिए हम कैसे, बड़ा जरूरी है दुरानी साहब कि इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, और खासतौर पे जो मुशावरत है, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है या गवर्नमेंट है, वो सब मिल बैठे और इसके ऊपर गौर हो। अच्छा बस साहब, जो ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात की है, जाहिर है ईद करीब है, और जैसे कि दुरानी साहब ने भी कहा
था कि ये कोई बिल्कुल नॉर्मल हालात तो है नहीं, बहुत ही गैर मामूली हालात हैं। और चाइना की एग्जांपल हमारे सामने है, तो अगर ये ट्रैवलिंग ना भी हो, लोग नहीं भी जाएंगे घरों को, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो इस पे गवर्नमेंट जो है वो क्या गौर खास कर रही है? अभी तक डिसीजन क्यों नहीं लिया जा सका? क्योंकि वक्त तो बहुत कम रह गया, अब तक डिसीजन हो जाना चाहिए था ताकि लोग भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते। और आप क्या समझते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं खुलती इन केस, या आप ये फैसला करते हैं कि नहीं खोलनी है, तो फिर रिएक्शन किस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से? देखिए, एक चीज जो अंडरस्टैंड करने की है कि पाकिस्तान समेत दुनिया समेत पाकिस्तान को इस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का सामना है। ये गैर मामूली हालात है, इनका सामना हमें कभी करना नहीं पड़ा है। जब गैर मामूली हालात होते हैं उसके अंदर इकदाम भी गैर मामूली उठाए जाते हैं। और जैसे अभी दुरानी साहब ने भी कहा, देखिए ये बात जब वो करेंगे तो मैं उसको एंडोर्स करूंगा, तो उसमें ज्यादा एक ऑथेंटिसिटी लगती है। देखिए, ये वक्त ये नहीं है कि लोगों को अपील किया जाए और लोगों को खुश करने के लिए कि लोग इस तरह अगर घर में चले जाएंगे। मुस्तमेत पाकिस्तान के अंदर हर फर्द जो पाकिस्तानी है उसके ऊपर अब जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को लेके चलने की है। अब हमें देखना यह है कि देखिए, बेतहाशा हम तक प्रेशर है जी, आप सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज खोलें। प्राइम मिनिस्टर ने पार्शली उसकी इजाजत भी दी SOPs के साथ। अभी हमने ट्रांसपोर्ट का भी फैसला किया कि गरीब आदमियों को मूव करना है और हमारे दिहाड़ीदार लोग हैं मुश्किल में पड़े, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके लिए बसरा साहब आपने प्रेशर की बात की। प्रेशर आते हैं और बहुत सी तरह के प्रेशर आते हैं, लेकिन हुकूमत का काम बनता है कि अपनी आवाम की बेहतरी के मुताबिक जो है वो फैसले ले। अब जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, इसमें हर्डल्स सामने ये आ रही है कि हुकूमत की जानिब से जो SOPs दिए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने जो पैसेंजर्स हैं उनकी तादाद कम करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। साथ ही साथ जो किरायों में कमी का कहा जा रहा है, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है और हुकूमत का ये कहना है कि आवाम को भी इसका फायदा पहुंचाया जाए, रिलीफ दिया जाए, इसके लिए भी वो तैयार नहीं है। अब क्या कोई दरमियानी रास्ता है जो इख्तियार किया जा सकता है, और इस पर मुज़ाकरात किस नहज पर जारी हैं इस वक्त? देखिए, हमने पंजाब के अंदर एक मिनिस्ट्रियल कमेटी हमारी बनी हुई है और उसको भी चीफ मिनिस्टर भी उसको देखते हैं। उसके अंदर हमारे बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स और टेक्निकलेट्स उसके अंदर बैठे हुए हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये तो कोई इस पर दूसरी राय नहीं है और कतई भी हम कोई प्रेशर नहीं लेंगे। SOPs पे अमल होगा तो ही बिजनेस चलेंगे। SOPs पे अमल होगा एज इट इज लेटर इन स्पिरिट के थ्रू अमल होगा, तभी ये ट्रांसपोर्ट चलेगी। देखिए, लोगों की अपने लोगों की जानों को रिस्क पे नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ये हमने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। 20% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 20% किरायों के अंदर कमी की जाएगी, क्योंकि पेट्रोलियम के मसनूआत में खासतौर पर डीजल के प्राइसेस के अंदर इन पिछले 2 महीनों में 40%। वसरा साहब, हुकूमत की जानिब से 40% कहा गया और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो 20% कम करने के लिए तैयार हैं। जी, हमने पंजाब के अंदर उनको 20% के लिए कहा है कि आप 20% करें, लेकिन जो बाकी SOPs हैं उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपको नंबर ऑफ पैसेंजर भी डाउन करने पड़ेंगे, उसके अंदर सैनिटेशन का ख्याल करना पड़ेगा, बसेस को प्रॉपरली सैनिटाइज करवाना पड़ेगा, हर एक रूट के बाद जब एकदम हो जाएंगे उसको सैनिटाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है, SOPs पे अमल करना पड़ेगा। लेकिन बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये करवाना तो है और ये गवर्नमेंट को ही कराना है। जाहिर है, आप देखिए, आप इसको देखिए कि अभी पिछले दिनों में हमने पार्शली की इजाजत दी आपके बाजार खोलने के लिए, उसमें जिन लोगों ने SOPs के ऊपर अमल नहीं किया, हमने उनकी शॉप्स को और बाजार को सील किया है। ये जीरो टॉलरेंस है। मैंने आपको दोबारा पहले भी कहा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है उसकी जीरो टॉलरेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिए जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने जो लीडरशिप है उसको सबके सामने उन्होंने शो की है और तमाम फैसले बगैर किसी प्रेशर के, यहाँ पे तो आपको पता है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। खासतौर पे ट्रांसपोर्ट के मामले में हम एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि कुछ ऐसा ही फैसला किया जाए। लेकिन दुरानी साहब, यहाँ पे फिर 2 चीजें हमारे सामने, 2 बहुत बड़े मसले जो हैं वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। एक तो ये कि लोगों की जानें बचानी है, दूसरा ये है कि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं खुलती तो जाहिर है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो एक बहुत बड़ी लाखों लोगों की तादाद है जो इस बिजनेस से वाबस्ता है, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनके रोजगार का मसला है। तो कैसे इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चला जाए? ट्रांसपोर्ट को कब तक हम ये कर सकते हैं कि ना खोलें? शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अगर अगले 2 महीने तक नहीं खुलती है या 1 महीने तक नहीं खुलती तो हम तो तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं जो ट्रेन के मुलाजमीन हैं, रेलवे के जो मुलाजमीन हैं। तो ये कैसे सूरत हाल जो है, इसके ऊपर क्या कोई मुशावरत हो रही है, कोई इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो आगे लेके चला जाए? जी माशाअल्लाह, इसमें आपने वैसे सवाल बहुत अच्छा पूछा। आज सुबह सेहरी को भी मैं सोच रहा था जब मैं शेख रशीद साहब का बयान का रीरन देख रहा था कि इसमें जो बैलेंस है ना, एक तरफ है लोगों को घर जाना, एक तरफ है कि जी जो ट्रांसपोर्टर है उनकी रोजी। अब यहीं पर जरा रुक जाइए, ट्रांसपोर्टर की रोजी नहीं है, ट्रांसपोर्टर के मुलाजिम की रोजी है।
ट्रांसपोर्टर तो एक ताजिर आदमी है, एक बिजनेसमैन है या बिजनेस पर्सन है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, तो ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता जिसको मैं कहूं कि इनकी रोजी मुतासर हो रही है। ये मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में, मैं कोई सोशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं फ्रॉम इकोनॉमिक प्रिंसिपल। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप आ जाता है तो मुतासर होंगे ही ना। मेरी अर्ज पूरी करने दीजिए। देखिए, तो अब इस वक्त जो अगर पहली बात तो ये हतमी होगी कि हुकूमत को एक लीडरशिप दिखानी है। उन्होंने ये फैसला करना है कि जी क्या ईद पे लोगों का घर जाना जरूरी है या इस पेंडेमिक को कंट्रोल करना और मुआशी बहरान को कंट्रोल करना जरूरी है। सीधी सी बात है, अगर लोग घर जाएंगे, मईशत का पहिया चढ़ेगा, तो ये हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल बैलेंस है। लेकिन जिस तरह अभी जो साहब हमारे साथ शो पे उन्होंने भी कहा कि ये तो हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि इसमें लीडरशिप दिखानी है, तो अब हम वेट कर रहे हैं हुकूमत क्या करती है। जहां तक ताल्लुक के ट्रांसपोर्टर्स बैठ जाएंगे, देखिए ये ट्रांसपोर्टर कोई बहुत बड़ी माफिया है पाकिस्तान में, और ये कोई अच्छी बुरी, इसमें अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन जिस तरह हर माफिया को कंसिडर किया जाता है, तो इस पर ट्रांसपोर्टर्स का फर्ज है कि वो लीडरशिप में हुकूमत की मदद करें। आमिर दुरानी साहब, बिल्कुल आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा आपसे ये है, दुरानी साहब सुन लीजिए। एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं आके राशनों में पैसे दूं, आप मुझे 6 लोग फोन कर रहे हैं कि जी आप थोड़ा थोड़ा में मदद करें, हमने सिंध में राशन, तो क्या ये लोग जिनके पास बेतहाशा 100-150 गाड़ियां हैं, क्या ये लोग थोड़ी देर के लिए अपनी जेब नहीं काट सकते? तो ये मेरा बड़ा फंडामेंटल इशू है इस सारे। लेकिन मेरा जो सवाल था दुरानी साहब, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से था कि क्योंकि जाहिर है जब एक चीज अनप्रेडिक्टेबल है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो उस पर तो इस वक्त लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए। जी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो ये जो बहस है, आज सुबह वो सईद साहब भी जो थे उस पे हम टीवी पे, वो भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और हसन अस्करी ने भी, कि ये ट्रांसपोर्टर अगर 1 मिनट के लिए हम बजाय इसके, हमें आदत पड़ गई है कि जो बिजनेसमैन आता है, चाहे वो ताजिर हो इंडस्ट्री से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो कॉटन वाला हो, हम उसके नीचे बिछ जाते हैं कि जैसे बस हमें इसकी बात माननी है। देखिए, लॉन्ग रन में ये करने की जरूरत है कि उनको SOP फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा, हमें एक अपने जहन से काम लेना है हुकूमत एज अ गवर्नमेंट कि जी ठीक है, अगर वो आगे कैपेसिटी पे बसें चलाएंगे, जिस तरह आपने देखा कि सीरीन ईयर जो खुली है तो उन्होंने बाकायदा एक सीट छोड़ के लोगों को बिठाया है, तो उससे ऑब्वियसली आपकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को फर्क पड़ता है। तो उसके अंदर थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी का हिट आपकी ट्रांसपोर्ट वाले को लेना चाहिए और थोड़ा सा हुकूमत को लेना चाहिए। लेकिन इस हालत में जिस वक्त हम पाकिस्तान में जहां हैं, ये उम्मीद की जाती है, जिस तरह के दुनिया के सारे ममालिक में ये उम्मीद करते हैं लोग अपने प्राइवेट सेक्टर से, कि जो लोग अमीर और बड़े बड़े ओनर्स हैं गाड़ियों के और मिलों के, कि वो ज्यादा आगे बढ़े। तो 70% हमें रियायत उनसे चाहिए। ये है लॉन्ग रन का तरीका खुलने का। हमने ऑलरेडी हवा उसमें देख लिया है। मैं जल्दी से रेलवे पे छोटी सी, अगर आप इजाजत दें, बात कर दूं, वो ये है कि देखिए, रेलवे पे 2 किस्म के प्रॉब्लम है, वो ट्रांसपोर्टर वाले प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात यह कि रेलवे एक फेडरल सर्विस है, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो सिंध की, मैं मतलब ये किसी तासुब से नहीं कह रहा, किसी सूबे की कोई मजाल नहीं है कि वो ट्रेन को गुजरने दे, क्योंकि ट्रेन का राइट ऑफ वे फेडरेशन के पास है। तो सबसे पहले बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। तो किसी ने ये कह दिया कि जी हम नहीं आने देंगे, उनका रेलवे स्टेशन साइडिंग, वो सारा जो एरिया है वो फॉर द पर्पसेस ऑफ रेलवे इज गिवन टू द फेडरेशन। ये मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, इस पे आप किसी कानूनदान को बुला लीजिए, ये बात है। तो ये मेरे ख्याल में, जब मैं ये सुनता हूं कि सिंध कह रहा है कि जी हम ट्रेन को आने नहीं देंगे और ट्रेन वाले कह रहे हैं कि हम पैसे देने के काबिल नहीं रहेंगे, देखिए अगर हुकूमत चाहे तो वो ये ट्रेनें मुफ्त भी चला सकती है, लेकिन मैं ये उनको नहीं कह रहा कि चलाएं। देखिए, हम PIA को कितना ज्यादा सब्सिडी देते हैं, ट्रेन रेलवे को भी सब्सिडी दे रहे हैं। शेख रशीद साहब एज अ प्राइवेटियर अपने आप को ट्रांसपोर्टर से ना कंपेयर करें इस पर। तो ये जरा प्लीज इन चीजों पर गौर करिए आप। जी दुरानी साहब, इससे पहले कि हम उस्मान बसरा साहब की जानिब जाएं, क्विकली मैं चाहूंगी कि आप आंसर कर दें। हुकूमत पर तो हम क्रिटिसिज्म भी करते हैं और साथ ही साथ जो है वो हम हुकूमत से ये भी चाहते हैं कि वो जो भी इकदामात हम चाहते हैं वो किए जाएं, लेकिन अगर एक आम आदमी पर जिम्मेदारी डाली जाती है कि वो अपने घर से बाहर निकले तो वो मास्क पहने, ताजिर पर, दुकानदार पर यह जिम्मेदारी आयद की जाती है कि वो अपनी दुकान में या जो भी उसका स्टोर है उस पर रश ना बनने दे, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। ट्रांसपोर्ट्स पर यह जिम्मेदारी अगर आयद की जाती है ट्रांसपोर्टर्स पर कि वो अपनी गाड़ियों में कम पैसेंजर्स को बिठाएं, वो भी ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे ये जो मजमूई रवैये हैं, इनको किस तरह से देखते हैं आप? ये हम कैसे बदलें अपना एटीट्यूड?
देखिए जी, मजबूरी रवैया ये बदलना क्या होता है, कई दफा जो नागहानी आफतें आती हैं और ये पेंडेमिक्स में और हमने क्राइसिस में और रिसेशंस में देखा है कि लोगों की एटीट्यूड्स चेंज होते हैं। वो दो तरीके से चेंज होते हैं। अगर आप थैलस की थ्योरी देखें तो वो कहता है नजिंग, यानी हल्का हल्का नज होता है कि हुकूमत सख्ती, बिल्कुल आउटराइट सख्ती, जिस तरह मैंने सिंध में देखा या कहीं और देखा है कि भी लोगों को डंडे मार रहे हैं, इससे एटीट्यूड चेंज नहीं होते, इससे बगावत आती है। आप नजिंग करते हैं रवैयों में लोगों को ये एहसास दिलाने पे कि इन दी एंड अगर आप मास्क पहन के नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि आपका अपना दोस्त जिसने मास्क पहना हो वो इफेक्ट हो जाए आपकी वजह से। तो जब हमें ये एक मुआशी सोच, जब तक हमारी उसमें एक समाजी सोच नहीं आएगी हमारी, तो उस वक्त तक ये रवैये चेंज नहीं हो सकते, लेकिन ये होंगे। मैं बहुत हद तक ये समझता हूं कि हम टीवी पे भी थोड़ा पॉजिटिवली देखें, क्योंकि आप जहां हम जिक्र कर रहे हैं उन लोगों का जो फॉलो नहीं करेंगे, वहीं पे वो ट्रांसपोर्टर भी होंगे जो इसको बिल्कुल सही तरह से फॉलो करेंगे। जी, बड़ी बस कंपनीज यकीनन इस पर अमल भी कर रही हैं। अच्छा बस साहब, अगर एजुकेशन का एरिया बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसमें भी जाहिर है कि वो अभी तो चले हर साल गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं, अगर हम इसको इस तरह से ले लें कि चले ये वो छुट्टियां हैं, लेकिन जैसा कि अभी तक पता नहीं है कि क्या सवाल की जानिब हम आएंगे। इस वक्त हम अपने नाज़रीन को लिए चलेंगे कराची, जहां पर पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करें।